हेलो दोस्तों, अशोका आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है डेली टारगेट टॉपिक आपको देते रहते हैं। तो आज जो है डे 4 है, ठीक है। तो डे 4 के जो टारगेट्स हैं उसको एक बार देख लीजिए, और आई थिंक आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। डेली जो टारगेट दिए जा रहे हैं उनको आप पढ़ते रहिए, क्योंकि बहुत छोटे टारगेट्स दे रहे हैं अभी, ठीक है। क्योंकि शुरुआत है, एनसीईआरटी से हमने शुरुआत की है, ठीक है। तो एनसीईआरटी शुरुआत की है और क्लास 6 से की है, ठीक है। ज्योग्राफी से शुरू किया है और पॉलिटिक्स सेक्शन क्लास 11 से, ठीक। तो जो भी अभ्यर्थी अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो इस टारगेट्स को फॉलो कर लीजिए। और हमने डे 3 तक सारे टारगेट्स बताए हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे। ज्योग्राफी का आज हम लोग जो है चैप्टर 6 देखने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोग 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं और बता भी चुके हैं, और आई थिंक आप लोग जो है चीज़ें पढ़ भी रहे होंगे। और नहीं पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ इसको फॉलो करके पढ़िए, ठीक है। नहीं पढ़ेंगे छूट जाएगा बहुत सारी चीज़ें, तो फिर आप पीछे रह जाओगे। अगर आपने जो है कोशिश की है कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन अच्छे से करना है, तो जो टारगेट्स हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है खुद से चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो इसलिए ये टॉपिक्स बहुत लोग जो है कमेंट कर रहे थे, ईमेल कर रहे थे, तो उनके कारण ये जो फिर से शुरू किया। क्योंकि हमने प्रीलिम्स के पहले, जो 2026 का प्रीलिम्स हुआ है उसके पहले हम लोगों ने 65 दिन का प्रोग्राम चलाया था डेली टारगेट्स का, तो वो काफ़ी हेल्पफुल हुआ है। हालांकि 2026 का जो पैटर्न रहा है एग्ज़ाम का प्री का, वो थोड़ा अलग था, इसलिए कई अभ्यर्थी हमारे सिलेक्ट नहीं हो पाए या निकाल नहीं पाए प्रीलिम्स। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 2027 जो है, ठीक है, 2027 का प्रीलिम्स रुके नहीं। तो अभी से चीज़ें फॉलो करेंगे तो ही आप जो है कर पाएंगे। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। 2026 का पैटर्न भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना, क्योंकि इस बार पैटर्न बिल्कुल अलग आया था, ठीक। अप्लाइड क्वेश्चन थे, तो ध्यान रखिएगा कि 2027 के लिए हम लोग ये टारगेट्स बना रहे हैं, ठीक। तो उसी के आधार पर आप अभी से शुरू हो जाइए, क्योंकि अब 11 महीने भी पूरे नहीं हैं, ठीक है। हमारा एग्ज़ाम कब है? 23 मई 2027 को, ठीक। 23 मई 2027 को एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का। तो अभी से लगे रहेंगे तो प्रीलिम्स भी हो जाएगा और मेंस भी हो जाएगा। और ये जो हम लोग जो है टारगेट्स बता रहे हैं आपको, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों को जोड़ के बता रहे हैं, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस, और जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि 10 दिन जैसे ही हो जाएंगे तो आपको प्रीलिम्स के और मेंस के आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलने लगेंगे, ठीक है। इसी टारगेट्स में कि आप प्रीलिम्स के कम से कम 10 क्वेश्चन डेली, या नहीं 10 क्वेश्चन तो कम से कम 5 क्वेश्चन डेली देखो, समझो। और मेंस का कम से कम 1 प्रश्न हफ्ते में, मैक्सिमम 2 या 3 प्रश्न आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए शुरुआती स्तर पे, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा अच्छे से, तभी आपका प्रीलिम्स मेंस अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और रही बात जो है हमारे जो पहले से जो चल रही है पहले, जिसमें हम लोगों ने बोल रखा है कि उत्तर लेखन हम लोग कराएंगे, ठीक। उत्तर लेखन तो वो जल्दी शुरू होने वाला है, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। दूसरा हमने ऑप्शनल बोला था, वैकल्पिक विषय, जिसमें हम लोग जो है हिंदी साहित्य शुरू करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं श्री विकास देवी कीर्ति सर का शिष्य रहा हूँ, तो हिंदी साहित्य आपको उसी आधार पर मिलेगा जैसे विकास सर ने पढ़ाया है, ठीक है। तो एक तो ये है, और तीसरा आपका एनसीईआरटी सीरीज ये भी जल्दी शुरू हो जाएगी, 1-2 दिन में आपको दिखने लगेगी इसकी क्लासेस। तो ये 3 चीज़ें तो मेन है। इसके अलावा डिटेल एनालिसिस जो हम लोग प्रीलिम्स से पहले चला रहे थे, प्रीलिम्स का जो चला रहे थे डिटेल्ड एनालिसिस, वो बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल हुआ था। तो वो भी हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन ये अभी प्रीलिम्स पे अभी बिल्कुल फोकस नहीं होंगे। पहले हमारा मेन फोकस क्या होगा? बेसिक तैयार करना, ठीक है। तो बेसिक आप 2-3 महीने तैयार कीजिए हमारे साथ, ये डेली टारगेट इसीलिए दिए जा रहे हैं। इसके बाद हम डिटेल एनालिसिस जो प्रीलिम्स का चल रहा था 2011-12 का हमने कराया भी है। आप अगर जो है देखना चाहो कि किस तरह से हमारा होता है ये डेली टारगेट प्रीलिम्स का, तो आप 2011 और 2012 के जो प्रश्न हमने कराया प्रीलिम्स के, आप एक बार उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से हमने पढ़ाया। और हिंदी माध्यम में, विशेषकर हिंदी माध्यम के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा आपको डिटेल एनालिसिस कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चल रहे हैं। और एक जो सीरीज हमारी कौन सी चल रही? मेंस एक नज़र, ठीक। तो ये कुछ प्रोग्राम है जो हम लोग शुरू किए हुए हैं, और आप जुड़े रहेंगे तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा भी, ठीक। मेंस एक नज़र का मेन फोकस क्या है कि आप मेंस के जो प्रश्न आए हुए हैं PYQ, उनकी प्रकृति समझ जाओ, वो किस तरह से पूछे जा रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है। उसमें आप देखोगे इसके पीछे ही हमने क्लास डाल रखी है, मेंस एक नज़र, उसका पार्ट 4 डाल चुके हैं, ठीक है। तो एक बार आप चेकआउट करो, देखो कि किस तरह से हम बता रहे हैं। कुछ सजेशंस हो आपके तो वो भी आप हमें कमेंट करके बताओ। तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं। तो आज हम लोग चलिए चलते सीधे टारगेट पे, क्योंकि डेली टारगेट आज ऑलरेडी लेट हो गए हम लोग, ठीक है।
तो क्लास 6 की आप लोग पढ़ रहे होंगे और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप 5 चैप्टर तक आप कंप्लीट कर चुके होंगे। अगर नहीं किया तो प्लीज़ उसको थोड़ा तेज़ी से कीजिए, क्योंकि यूपीएससी 2027 बहुत जल्दी जो है 11 महीने बीत जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है 23 मई 2027 प्रीलिम्स निकलेगा, तभी आप मेंस दे पाओगे। तो हमारा क्लास 6 का ज्योग्राफी का आज जो 6वां चैप्टर है, पृथ्वी के स्थल रूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें आप पर्वत, पठार, ठीक, इसके अलावा मैदान, इनके बारे में बेसिक जानकारी आपको मिलेगी। अगर आपने कभी जो है इनके बारे में सुना नहीं होगा किस तरह से क्या होता है, तो भी आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी पकड़ी है कि आप बेसिक्स तो कम से कम तैयार करो। तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, और मुश्किल से मेरे हिसाब से अगर आप सही से ध्यान से पढ़ोगे तो 1 घंटे में चैप्टर खत्म हो जाएगा अच्छे से। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप हमारे इसी चैनल पे क्लास 6 की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 देख सकते हो। ठीक है, इसी जो है यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है ये एनसीईआरटी। अगर नहीं समझ में आता तो वहाँ आप जा करके पढ़ो। तो इसमें क्या क्या देखना है जब पढ़ो ये चैप्टर, तो क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप पहला जो चित्र होगा जिसमें लिखा होगा विभिन्न स्थल रूप, ठीक है, इसको अच्छे से देख करके समझना है, सबसे पहली चीज़। दूसरा, आप पढ़ रहे हो तो स्थल रूप बनने की प्रक्रिया समझना है, किस तरह से स्थल रूप बनना है, किस तरह से पठार बनना है, ठीक है, किस तरह से पर्वत बनना है, पर्वत, पठार, तो ये ध्यान रखो कि किस तरह से बनना है। ठीक, तो ये समझनी है स्थल रूप बनने की प्रक्रिया। तीसरा है कि अपर्दन और निक्षेपण क्या होता है, इसको समझना है कि अपर्दन क्या होता है और निक्षेपण क्या होता है। चौथा आपको पढ़ना है पर्वत क्या है और ये कैसे बनते हैं, पर्वत क्या है और ये कैसे बनते हैं, और इनके प्रकार पढ़ने हैं। जैसे वलित पर्वत होता है ना, अगर जो लोग पहले से जानते हो कि वलित पर्वत हो गया, और भी अन्य पर्वत होते हैं ना, जैसे ज्वालामुखी पर्वत हो गया। तो इस तरह के कई प्रकार हैं पर्वतों के, ज्वालामुखी। तो इस तरह के पर्वतों के प्रकार को आपको देखना समझना है और अच्छे से समझना है। मैंने आपको बताया 1 घंटे आप अगर आराम से पढ़ोगे तो ये आराम से चैप्टर आपका हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखो, PYQ, इससे क्वेश्चन आए हैं भाई। ठीक है, और अभी हाल के जो है मेंस के प्रश्न देखो, मेंस के 2024-25 का, उसमें भी पर्वत पठार के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ये जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा। अगला टॉपिक जब पढ़ना है इस चैप्टर को, तो पठार क्या है, मैदान क्या है और इनका निर्माण कैसे होता है, ये भी समझना है। ठीक, अगला है स्थल रूप और लोग। एक मतलब आपका लास्ट में टॉपिक मिलेगा स्थल रूप और लोग, उसको समझना है। इसके साथ साथ आप बॉक्स में लिखे प्रमुख जो कॉन्सेप्ट हैं, अवधारणाएं हैं, उनको अच्छे से समझना है। क्योंकि जो लास्ट में होता है ना बुक के, जब आप देखोगे तो यहाँ कोने में, जैसे मैं बताता हूँ आपको, मान लीजिए ये पेज है बुक का, ये, ठीक, तो इधर एक कोने में एक ऐसा बॉक्स बना होगा, ये एनसीईआरटी की विशेषता है। यहाँ पे कुछ बातें लिखी होंगी, तो उनको ध्यान से समझना। अगर वो समझ लोगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर भी हो जाएंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एनसीईआरटी पढ़ते समय। तो जैसा हम बता रहे हैं वैसे करते जाइए, आपका आसानी से चीज़ें कंप्लीट होती जाएंगी। अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो मैंने जैसा पहले बताया कि हमारे इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, किसका, एनसीईआरटी ज्योग्राफी का क्लास 6 का, उसका चैप्टर नंबर 6 देख लो जा करके, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, और बाकी हम एनसीईआरटी सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो जो आगे की जो एनसीईआरटी जो होंगी वहाँ भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, अच्छे से समझना है और इसको पढ़ना है। तो आज ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 अच्छे से कर लीजिएगा और साथ में चलते जाइए। ठीक है, क्योंकि लेट हो जाओगे तो फिर बहुत लेट हो जाओगे। आगे चलते पॉलिटी में, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या पॉलिटी पढ़ रहे हैं, यही सेक्शन हमारा चल रहा है। तो पॉलिटी में क्लास 11th का, ठीक, अब बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो बिल्कुल पॉलिटी के बारे में कुछ नहीं जानते होंगे, तो उनको एक सलाह होगी कि आप 9th की एनसीईआरटी से उठाइए। बिल्कुल ईजी होती है, मतलब सरल भाषा में लिखी एनसीईआरटी है क्लास 9th की। पॉलिटी की आप जो है एनसीईआरटी किसी भी पास के बुक सेलर से आप पूछोगे दे देगा। ठीक, तो 9th की आप उठा सकते हो। अगर पॉलिटी में थोड़ा बहुत, अब हम 11th की क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते ही हो, थोड़ा न्यूज़ वगैरह भी देखते होगे, तो पॉलिटिकल न्यूज़ और ये संसद, प्रधानमंत्री, ये सब सुनते रहते हो ना। तो पॉलिटी में जो है अधिकतर बच्चों की चीज़ें पहले से कुछ ना कुछ जानकारी होती है, इसलिए हम क्लास 11 से उठा रहे हैं कि सीधा हम जो है कॉन्सेप्ट पे आ जाएं। तो इसका एक बुक है, ये वाली बुक, अगर देखोगे राजनीतिक सिद्धांत क्लास 11th, उसका चैप्टर नंबर आज 4 पढ़ना है, सामाजिक न्याय। अगर आप सिलेबस देखोगे अपना, तो GS2 का जो सिलेबस है मेंस में, उसमें एक टॉपिक है सामाजिक न्याय का। ठीक है, सामाजिक न्याय सिलेबस में दिया हुआ साफ साफ, आप अगर उठाओगे तो पॉलिटी सेक्शन जो 10 पॉइंट है, लगभग 10 या 9 पॉइंट है, उसके बाद सामाजिक न्याय ही लिखा हुआ है। तो आप उसको देखो, समझो
ठीक है। तो वही चैप्टर यहाँ भी आपको देखने समझने को मिलेगा। तो इसको पढ़ते समय क्या क्या ध्यान रखना है, तो सामाजिक न्याय हमारे सिलेबस का पार्ट भी है, ठीक। तो इसमें न्याय क्या होता है, समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, इसको समझना है। ये सब टॉपिक लिखे हुए हैं इसी सामाजिक न्याय में। आप देखोगे तो न्याय की अवधारणा समझनी पहली बात, तो न्याय है क्या। इसके अलावा उसी न्याय में आप देखोगे समान लोगों के प्रति समान बर्ताव करके एक हेडिंग दी हुई है, इसको समझो। फिर समानुपातिक न्याय क्या होता है, तीसरा हेडिंग दिया है विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। अब जैसे हमारा संविधान है, ये आर्टिकल जो 14 है उसको आप देखोगे तो ये यही बातें बोलता है, ठीक है। तो इसको सही से समझना है, धीरे धीरे पढ़ना है। ये लगभग 2 घंटे में आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। मैंने ज्योग्राफी 1 घंटे बताया तो ये 2 घंटे लगेगा। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, कॉन्सेप्चुअल टाइप की बुक है, ठीक है। तो ध्यान से धीरे धीरे पढ़ना है। अगला टॉपिक ध्यान से पढ़ना, न्यायपूर्ण बंटवारा क्या होता है। फिर रॉल्स, एक जो है हमारे विचारक हुए रॉल्स, ठीक है, ये नाम है, उनका न्याय सिद्धांत क्या है वो समझना है, ठीक है। अब आपका जीएस में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका एथिक्स वाला जो पेपर है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब चीज़ें पढ़ो तो ध्यान से पढ़ो। तो एथिक्स का जो पेपर है 4, जीएस 4, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे विचारक आपको पढ़ने होते हैं। तो आप अभी से ध्यान रखो कि रॉल्स हमने पढ़ रखा है पहले से, तो आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी। तो यहाँ रॉल्स का न्याय सिद्धांत दिया होगा तो ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। तो आपको एथिक्स में काम आएगा। भाई जीएस में नहीं काम आएगा किसी जो है विचारक का नाम, लेकिन आपका एथिक्स में काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखो। अगला है सामाजिक न्याय का अनुसरण, जो सामाजिक न्याय का फॉलो करना वो क्या है उसको समझो। अगला है मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप, एक ये टॉपिक अलग से दिया हुआ है। तो ऐसे इस तरह से पढ़ो, आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और ध्यान रखना, मैं डेली बताता हूँ, पिछले 3 चैप्टर में बताता रहूँगा कि बॉक्स में जो लिखे हुए विचार होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, उनको अच्छे से समझना। जैसे अगर आप ये सामाजिक न्याय पढ़ोगे तो इसमें जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचार भी लिखे हैं, ठीक। सुकरात के लिखे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, ठीक, इनके विचार लिखे हुए हैं। सुकरात के विचार लिखे हुए, तो इनको आप पढ़ोगे ना तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो ये जो बॉक्स में लिखे विचार और मुद्दे हैं, इनको ध्यान से पढ़ना। तो इतना आप करते जाओ। और साथ में आपका करंट अफेयर, मैंने जैसे बताया कि जब मैंने पहला दिन टारगेट दिया था तो उसमें हमने पॉलिटी का सेक्शन दिया था। जो विजन आईएएस है उसकी अप्रैल की जो मासिक पत्रिका है, ठीक है, अप्रैल 2026 की, तो उसमें आपने पॉलिटी का सेक्शन पढ़ लिया होगा। और कल हमने जो जो डे 3 है उसमें हमने दिया था अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसमें कुल 8 पेज हैं, इसमें कुल 14 पेज हैं, ठीक है, 14 पेज। अब मैं टॉपिक इसलिए नहीं बताता हूँ इसके कि आप ऑलरेडी पढ़ रहे होगे, ये समझ रहे होगे। और कॉपीराइट का भी इशू होता है भाई, हम किसी कोचिंग संस्थान का मटेरियल यूज कर रहे हैं बिना पूछे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, कॉपीराइट का इशू आ जाता है। लेकिन फिर भी हम आपको एक सजेशंस दे रहे हैं कि आप पढ़ते जाइए ऐसे, ठीक है। उनकी पत्रिका अच्छी है इसलिए हम सजेशंस दे रहे हैं भाई, जहाँ से हमको अच्छी चीज़ मिलेगी लेंगे। तो आज आपको क्या करना है, इन दोनों चैप्टर को, मतलब दोनों टॉपिक्स को रिवीजन करना है। आई थिंक आप पढ़ भी चुके होंगे, तो आज रिवीजन इसको करो अच्छे से। कुछ चीज़ें छूटी होंगी तो फिर से रिकॉल हो जाएंगी, ठीक। और कोई अभ्यर्थी अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो भाई पढ़ना शुरू करो, डे 1 से आप शुरू कर दो, ठीक है। डे 1 से जो टारगेट हमने दिए उनको शुरू कीजिए। तो आज दोस्तों इतने ही रखते हैं, बाकी आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और ये रिवीजन कर लीजिएगा, कल आपको नया टॉपिक मिलेगा विजन आईएएस का, ठीक है। उसमें हम लोग जो है इकोनॉमी का हो सकता है या पर्यावरण का कोई एक टॉपिक शुरू करेंगे, इकोनॉमी या फिर पर्यावरण, इन्वायरमेंट, ठीक। तो ये शुरू कर सकते हैं। तो इतना ध्यान रखो कि आपको इकोनॉमी या पर्यावरण कल टॉपिक मिलेगा, उससे पहले हमको रिवीजन कर लेना है, ठीक। तो आज नहीं रुकते हैं दोस्तों, फिर कल मिलेंगे नए टारगेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।